My friends, buddies, and viewers to our Rewind version 2.0 of Chemistry Class 12th. So, in the earlier episode, हमने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस दोनों चैप्टर को कवर कर चुके हैं. So now, in the continuity, we have started the chapter 5. इस एपिसोड से हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे. बिकॉज बीच के दो चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो उसको हम बाद में कवर करेंगे. पहले हम इजी चैप्टर की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं. सो एपिसोड 6 से चैप्टर नंबर 5 न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे एंड उसके कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय एनी डिले विदाउट एनी डिले. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो आती है सरफेस केमिस्ट्री में. अब सरफेस केमिस्ट्री है तो सरफेस से लिंक्ड जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएंगे. अब जो फर्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास है एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन. अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन एक ऐसी फिनोमिना है जहां पर एक सॉलिड सरफेस या एक लिक्विड सरफेस अपने आसपास मॉलिक्यूल्स को या अपने सरफेस पर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, होल्ड करेगा, जिसकी वजह से जो अंदर बल्क में उसके मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पर ही रह जाएंगे. तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे एडसॉर्प्शन. The phenomena of attracting and holding molecules of a substance by a solid or liquid on its surface, resulting higher concentration of molecules on the surface is known as adsorption. टर्म भी यही कहती है कि जब किसी सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी रेदर देन इन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, तो उसको हम कहेंगे एडसॉर्प्शन. अब सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब हुआ है उसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेट, और जिस पर वो एड्सॉर्ब हुआ है, जो एड्सॉर्ब कर रहा है, उसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट. और डीसॉर्प्शन इसका रिवर्स हो जाएगा. डीसॉर्प्शन में हम जो मॉलिक्यूल्स आए हैं सरफेस पर उसको हम वापस से उस सरफेस से निकाल लेंगे. दैट इज डीसॉर्प्शन. सेकेंड टर्म इज एब्सॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन तो पता है कि एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में हमारे पास जो सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पर ना ठहर कर, सरफेस पर ना होल्ड होकर, वो पूरे बल्क में इवनली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. द सरफेस इज द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. दैट इट इज. अब जो एब्जॉर्प्शन है वो दो टाइप्स की आगे होगी. वीक वैन डर फोर्सेस की वजह से होगी तो उसको हम कहेंगे फिजिसॉर्प्शन. वीक वैन डर फोर्सेस की वजह से होगी तो उसको हम कहेंगे फिजिसॉर्प्शन. और अगर फोर्सेस, व्हेन द फोर्सेस होल्डिंग द एब्जॉर्बेट ऑन द सरफेस, अगर केमिकल बॉन्ड फोर्सेस लग रही हैं तो प्रोसेस जो होता है वो होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन और वी कैन कॉल्ड केमिसॉर्प्शन. सो अब डिफरेंस आ जाएगा केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन में यहाँ पर. अब फिजिसॉर्प्शन एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्प्शन के बीच वीक वेंटर फोर्सेस की वजह से होगा, ये पहले कवर कर चुके हैं. ये रिवर्सिबल होगा, यानी कि फिजिसॉर्प्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं. और जो फिजिसॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक इन नेचर होगा, मतलब ऑल गैस सब की सब गैस एब्जॉर्ब हो जाएंगे सरफेस ऑफ सॉलिड पर. ठीक है. As well as the fourth topic says it decreases with increase of temperature, generally occurs at low temperature. मतलब ये डिक्रीज होगी फिजिसॉर्प्शन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्बेट के. और कोई भी एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी जो उसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. जबकि अब बात करें केमिसॉर्प्शन की तो यहाँ केमिसॉर्प्शन में फोर्सेस जो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच लगती हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस होती हैं. इसी वजह से ये इरिवर्सिबल नेचर भी होता है. थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इज हाईली स्पेसिफिक, occurs only where the bond formation between adsorbent and adsorbent,
जब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच स्ट्रांग बनेगा तब तक ये हाईली स्पेसिफिक होने वाली है। नंबर 4 पॉइंट सेज अकर्स एट हाई टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर केमिकल ऑप्शन हाई टेम्परेचर पर होगी और इंक्रीज होगी विद, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केमिकल ऑप्शन भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा जब जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और इसको चाहिए होगी हाई एक्टिवेशन एनर्जी अपने एक्टिवेट करने के लिए। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लिया जाता है। सो लेट्स कवर इट। एब्जॉर्प्शन फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन। पहले बताया एब्जॉर्प्शन में बल्क पर पार्टिकल्स नहीं होते, उसके सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की सरफेस पर ज्यादा होती है। दूसरे पॉइंट पर भी ये किया गया कंसंट्रेशन ऑन सरफेस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन एट बल्क। इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग बट स्लोली डिक्रीजेस, क्योंकि ये प्रोसेस रैपिडली होता है, मतलब स्टार्टिंग में तो रैपिडली फैल जाएंगे बट बाद में ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन में फिनोमिना ये कहता है कि पार्टिकल्स लिक्विड या गैस के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनके सरफेस पर नहीं होंगे, इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कंसंट्रेशन सेम रहेगी थ्रू आउट द बल्क, पूरे जो सब्सटेंस है उस पर पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। एज वेल एज थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है ऑन द सरफेस या ऑन द बल्क ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वहां पर ये इसकी स्पीड जो है न बढ़ेगी न घटेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से होता रहेगा प्रोसेस। अब आते हैं सॉर्प्शन पर। सॉर्प्शन क्या होती है? जब जब सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनटू द बल्क, बल्क पर भी और उसी समय के दौरान उसके सरफेस पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस फिनोमेना को कहेंगे हम सॉर्प्शन। सॉर्प्शन बेसिकली एड्सॉर्प्शन प्लस एड्सॉर्प्शन का मिक्सचर, यानी कि दोनों का मिक्सचर है, एब्जॉर्प्शन भी होगा एड्सॉर्प्शन भी वहां पर होने वाला है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पर। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन 2 टाइप्स के होंगे, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन जो है वो पॉजिटिव कब होगा? जब जब कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट की कम होगी सरफेस पर, जब जब एड्सॉर्बेट की जो बल्क में कम होगी तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और जब जब बल्क पर ज्यादा होगी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सरफेस तो वो होगी नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब आते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग दैट एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन है, अगर गैस की एड्सॉर्प्शन हम कराते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर मेन होते हैं अगर हमें गैस की एड्सॉर्प्शन एक सॉलिड सरफेस पर करवानी है? तो नेचर ऑफ गैस वैलिड रहेगा, नेचर ऑफ गैस वैलिड रहेगा, नेचर ऑफ गैस वैलिड रहेगा, जहां पर हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, सो इजिली मोर इजिली गैस विल लिक्विफाई। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, उतनी ही ग्रेटर अमाउंट में गैस एड्सॉर्ब होगी सरफेस पर, यानी कि गैस लिक्विफाई उतनी जल्दी हो पाएगी। सेकेंड पॉइंट जिस पर डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट पर डिपेंड करती है, जहां पर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट कैसा है। अगर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट कैसा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। जितना एड्सॉर्ब कर पाएगा सब्सटेंस वो नेचर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का। एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है गैस को, जो कि लिक्विफाई जल्दी होती है, और ये यूज किया जाता है गैस मास्क में। गैस मास्क जिसको गैस, अगर हमें गैस का सामना करना है तो गैस मास्क अलग होते हैं, वो इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। सरफेस एरिया एड्सॉर्प्शन का भी मैटर करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी होगी गैस की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी मैटर करता है, मतलब जो प्रोसेस एड्सॉर्प्शन का हो रहा है वो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है इवेपोरेट होगी, हीट जो है इवेल्युएशन ऑफ हीट होने वाला है। अगर ली चार्टरल प्रिंसिपल को भी देखें तो वो भी ये कहता है अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर में तो वो फेवर करेगा प्रोसेस ऑफ डीसॉर्प्शन, तो टेम्परेचर तो हमें कम चाहिए, इंक्रीज
in temperature will decrease the rate of adsorption. इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा. अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो चाहिए तो इंक्रीज इन प्रेशर भी हमें चाहिए. अगर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर करेंगे और इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे, बोथ विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन अ गैस. सो ये दोनों गैस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे. ये दोनों फैक्टर्स जो हैं गैस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे. So here's our next topic, adsorption isotherm. अब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक रिलेशन है. ये रिलेशन है अमाउंट सब्सटेंस, जितनी अमाउंट एब्जॉर्ब हुई है एड्सॉर्बेंट की वजह से, और जो इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर है, जो इक्विलिब्रियम पे गैस प्रेशर है, उन दोनों के बीच का ये रिलेशन है. एज वेल एज टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगा और इसी को हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. दैट्स द ग्राफ जो x अपॉन m जो y एक्सिस पर है और प्रेशर जो है वो x एक्सिस पर है. अब जो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो x अपॉन m तक है, जहां पर इज इक्वल टू के पी के इक्वल है. x अपॉन m की जो रेशियो है वो के पी के इक्वल है. उसके बाद ग्राफ थोड़ा कर्व होना शुरू होगा, जहां पर के पी की x अपॉन m की वैल्यू के पी की पावर 1 अपॉन m के इक्वल हो जाएगी. और जब ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड प्रेशर. वहां पर प्रेशर सैचुरेटेड हो जाएगा. एंड x अपॉन m इज इक्वल टू के पी की पावर 0, के पी की पावर 0. अब यहाँ पर x क्या है? x जो है, जो गैस एड्सॉर्ब हुई है उसका मास है. m जो मास एड्सॉर्बेंट का मास है, जिस सब्सटेंस पे एड्सॉर्ब किया गया. और p यहाँ पर प्रेशर है. टेम्परेचर पहले ही बताया कि कांस्टेंट है, और जो k और n की जो हमने वैल्यूज यूज कर रखी हैं वो भी कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ गैस और एड्सॉर्बेंट के नेचर पर. तो जो ये फार्मूला दिया गया है वो फ्रेडुलिच साइंटिस्ट ने दिया है. इसी वजह से इसकी टर्म जो बनेगी, इसका नाम जो बनेगा, दैट इज फ्रेडुलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ये क्या एक्सप्लेन करेगी कि जो एड्सॉर्प्शन है उसका बिहेवियर कैसा है. ऑल्सो ये डिपेंड करेगी 1/n की रेशो पर, और इनकी जो वैल्यूज होंगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी. अब जो लो टेम्परेचर है उस पर x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के एट लो प्रेशर, नॉट टेम्परेचर, एट लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर नॉट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. k कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का. x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी. ठीक है. अब अगर प्रेशर हाई कर दें तो प्रेशर हाई करने में पहले ही बताया था कि ग्राफ थोड़ा सा कर्व होगा, तो x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, और पी नॉट की वैल्यू है 1. सो x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू में पी नॉट. अब ये डिपेंड करेगा, ये लाई करेगा इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर में ये लाई करेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में ये लाई करेगा. ऑल्सो ये डिपेंड करेगा फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर जो कि एक्सप्रेस की गई है x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n. और वही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू k डॉट p की पावर 1 अपॉन n. और अगर लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. रेस्ट टू द पावर है कांस्टेंट है, इसी वजह से बाहर आ जाएगा, और लॉग हम लेंगे p का. अब एड्सॉर्प्शन आइसोबार कर रहे हैं, तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार ये ग्राफ उससे बिल्कुल उल्टा है. वहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, बट यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है. वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, बट यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करेगा. ये ग्राफ वही उसी का है. अब यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज x अपॉन m, वही एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट है, और टेम्परेचर वेरी करेगा कांस्टेंट प्रेशर पर. अब जो ग्राफ बनेगा वो फिजिक्स ऑप्शन के लिए बनेगा डिक्रीज होता हुआ, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है x अपॉन m. अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ग्राफ नीचे आएगा. एज वेल एज केमिज ऑप्शन आइसोबार में ये ग्राफ पहले ऊपर की तरफ जाएगा, अपने पीक पर पहुंचेगा, उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगा. दैट इज द एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म.
एज ऑप्शन आइसोबार। अब एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन की देखें तो 6 एप्लीकेशन सीधी सीधी इसकी निकलती है। गैस मास्क में पहले बताया यूज़ होता है, एज वेल एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में यूज़ होता है, कैटालिसिस हम आगे करेंगे अगले एपिसोड में। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है ये, जहाँ पर क्वालिटी हमें चेक करनी होती है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में जहाँ कलर्स की वेरिएशन करनी होती है। फोम फ्लोटेशन में, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, फोम फ्लोटेशन, उसमें यूज़ होता है। और डिह्यूमिडाइजेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के कंट्रोल में भी ये यूज़ किया जाता है। एड्सॉर्प्शन, जहाँ पर सरफेस पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सो that's the summarization of this episode. I hope you all will understand the topics covered in this video. अगले एपिसोड में इस चैप्टर को हम खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, एज वेल एज 7 चैप्टर को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे उसके अगले एपिसोड में। सो तब तक के लिए आई होप you all doing good and well in chemistry, physics and mathematics of class 12th, and keep studying, and thank you so much.